हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको एक सीरीज करवाऊंगा, एमसीक्यू सीरीज 360, जिसमें मैं जितनी भी अच्छे ऑथर्स की बुक हैं जो मेरे पास अवेलेबल है उन सब के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में आपको करवाऊंगा, सो दैट आप एग्जाम में अच्छी तरह से मैक्सिमम जो अकाउंटेंसी पार्ट है उसको अटेम्प्ट कर पाओ, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक कर पाओ। तो आज उसका फर्स्ट जो है लेक्चर है और काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा ये कि सर कि ये पेड है या फ्री है, तो उनको बता दूं कि ये पेड है, लेकिन फीस कितनी है? फीस सिर्फ इतनी है कि जितना हो सके आप मेरे इन वीडियोस को शेयर कर दो, सो दैट बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन। आज का इस सेशन में बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन जो हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ मैं एमसीक्यूज लेके आया हूं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना बच्चों कि जो भी एमसीक्यूज मैं यहां करवाने वाला हूं उनके बेसिक्स आप थ्योरी की पढ़ लो टॉपिक की अच्छे से, उसके बाद ही ये एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि बिना आपके बेसिक्स के आपको एमसीक्यूज वो जो है समझ नहीं आएंगे, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर ने पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यू इज ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एक्सेप्ट। दोस्तों, अकाउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि तीन जो हैं बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। वो तीन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी थी? कंसिस्टेंसी, वो तीन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल। ये तीन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन हैं। अब क्वेश्चन क्या है? ऑल द फॉलोइंग आइटम आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये सारी की सारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। अब मैंने कहा कि तीन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन कौन सी हैं? बेसिक, सॉरी कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल। जो बिजनेस एंटिटी है ये बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन में नहीं आती, तो यही आंसर है इसका कि ये सारी की सारी बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन हैं एक्सेप्ट किसके? बिजनेस एंटिटी के। हाँ, इनका मतलब क्या है वो भी साथ साथ बता दूं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है कि अकाउंटिंग कई बार हमें दो मेथड देती है अकाउंटिंग करने के लिए या बुक्स बनाने के लिए। मेथड ए या मेथड बी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा कौन था? स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अपनी बुक्स में अपनी एसेट्स की डेप्रिसिएशन लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, रिटर्न डाउन और स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन जो भी मेथड आप इसको यूज करोगे, ईयर आफ्टर ईयर आपको सेम मेथड अडॉप्ट करना है। आप बीच में चेंज नहीं करोगे। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रीजन बताना पड़ता है कि क्यों चेंज किया गया, और उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ा। अदरवाइज ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहते हैं कि एक बार आपने जो मेथड अडॉप्ट कर लिया, चाहे वो रिटर्न डाउन वैल्यू या स्ट्रेट लाइन मेथड या किसी और मेथड को, वो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है। तो ये बताया किस अजम्पशन में? कंसिस्टेंसी में। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन कहती है कि ओनर जो है वो अलग है और बिजनेस अलग है। हमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स में, वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करनी है, ना कि उसके ओनर की। ओनर बिजनेस के लिए जस्ट एक लेंडर है, एक क्रेडिटर है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि बिजनेस एक लंबे समय के लिए चलता है। हम कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उसमें हम ये नहीं सोच के शुरू करते कि हम 2 साल के बाद, साल के बाद या 3 साल के बाद बंद कर देंगे। हम कहते हैं ये चलता जाएगा। कितने पीरियड के लिए? पीरियड इज नॉट डेफिनेट कि 10 साल, 20 साल, 5 साल या 4 साल। इट इज एन इनडेफिनेट पीरियड। और ये भी एक एमसीक्यू है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग बिजनेस कितने लंबे समय के लिए चलता है, तो वहाँ पे आता है 2 साल, ऑप्शन में 2 साल, 4 साल, 6 साल या इनडेफिनेट पीरियड। तो इट इज इट्स आंसर इज इनडेफिनेट पीरियड। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहती है कि बिजनेस लंबे समय के लिए चलता है। कितने समय के लिए? फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। और एक्रूवल अजम्पशन कहती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो जब वो ट्रांजेक्शन हो गई, चाहे आपको कैश मिला या फिर नहीं मिला। ये मैं सारी पहले से अकाउंटिंग अजम्पशन में पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जाके पहले पढ़ लें, तो आसानी से ये समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इंडिविजुअली इन दोनों को कंबाइन नेम दिया जाता है इनकम स्टेटमेंट। इनको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंबाइंड नेम क्या है, तो उसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को क्या कहते हैं, बैलेंस शीट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सॉरी पोजीशन स्टेटमेंट। और इन तीनों का कंबाइंड नाम है, इन तीनों को कंबाइनली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये याद रखना कि ये एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब कहता है टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का कंबाइंड नेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उनके जो दो प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मेटेरियलिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, मेटेरियलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये सारे ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में गिने जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके चारों आंसर सही हैं, लेकिन आपने चुनना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो याद रखना, इसमें रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ये इसका जो है मेन जो प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी गिने जाते हैं। ऑल्दो ये सारे ही हैं, बट प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दो जो है वो है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कनिका इंटरप्राइजेज follows the written down value method of depreciating machinery year after year due to बताया। क्वेश्चन यह है कि जो कनिका इंटरप्राइज है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किसी मशीनरी के वैल्यू को डेप्रिसिएट करने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो यूज कर रही है ईयर आफ्टर ईयर, यानी साल दर साल, हर साल सेम मेथड यूज कर रही है। ड्यू टू, क्यों, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? ए कंपेरेबिलिटी, बी कन्वीनियंस, सी कंसिस्टेंसी, डी ऑल ऑफ द अबव। अभी फर्स्ट सेशन में मैंने बताया, फर्स्ट एमसीक्यू में मैंने बताया कि कई बार अकाउंटिंग हमें दो मेथड देती है फॉलो करने के लिए, मेथड ए और मेथड बी हम नाम दे सकते हैं। अगर हम मेथड ए चूज कर रहे हैं तो ईयर आफ्टर ईयर सेम मेथड फॉलो करना है। और ये किस एग्जाम्पशन ने कहा, ये था कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ने। उसने कहा कि एक मेथड जो आपने फॉलो किया साल दर साल आपने उसी मेथड को फॉलो करना है, अनलेस अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस मेथड को चेंज करने की तो आपको रीज़न बताना पड़ता है, फिर ये भी बताना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका क्या असर पड़ा, अदरवाइज आप मेथड को चेंज नहीं कर सकते। तो ये किसने बताया था? ये बताया था कंसिस्टेंसी एजम्पशन ने। ये फर्स्ट एमसीक्यू में पहले क्लियर कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए परचेज ए कार, ए परचेज ए कार फॉर ₹5 लाख। ए ने एक कार खरीदी 5 लाख की, मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की उसने डाउन पेमेंट दी। डाउन पेमेंट का मतलब एडवांस दे दिया, ठीक है, यानी 1 लाख कैश दे दिया। आगे कहता है साइनिंग ₹4 लाख बिल पेबल ड्यूरिंग 60 डेज, और 4 लाख का उसने एक बिल पे करना है जो कि कब देना है? 60 दिन के अंदर। मतलब एक तरह का उधार ले लिया 60 दिन का, एक बिल उसने जो कि पे करना है कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन की वजह से कहता है ए टोटल एसेट इंक्रीज बाय ₹5 लाख। टोटल एसेट जो है हमारे 5 लाख रुपए इंक्रीज होंगे। जरा देखते हैं, आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कहा था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट। तो अगर आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी आपके लिए क्या है? एसेट, यानी आपके पास एसेट कितने के हो गए? इसमें एसेट है 5 लाख के, आपके पास 5 लाख के एसेट हैं। अब आपके पास 5 लाख के एसेट हैं, चलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। 5 लाख के एसेट हैं, 1 लाख आपने अगर कैश दे दिया, इसका मतलब आपके एसेट में कैश भी आता है, तो आपका 1 लाख कैश कम हो जाएगा, तो नेट एसेट आपके कितने बढ़ेंगे? 4 लाख। आपने 5 लाख की कार खरीदी और उस कार खरीदने के लिए 1 लाख रुपए कैश दे दिया, तो आपके एसेट जो है 5 लाख में से जो एसेट टोटल इंक्रीज हुए थे उसमें से एक एसेट यानी कैश आपका ₹1 लाख कम हो जाएगा, तो नेट जो इंक्रीज होगी वो 4 लाख होगी। तो पहला जो ऑप्शन है टोटल एसेट इंक्रीज बाय 5 लाख, ये तो गलत है। इंक्रीज सिर्फ कितनी होगी? 4 लाख की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय ₹4 लाख। टोटल लाइबिलिटीज आपकी 4 लाख इंक्रीज होगी, सही है, क्योंकि ये जो 4 लाख बाकी बचा इसके लिए उसने एक बिल पे करना है। उसने 60 दिन का टाइम ले लिया बिल पे करने के लिए, तो बिल पेबल है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी आपकी
4 लाख इंक्रीज होगी, ये सही है, लेकिन फिर भी आगे ऑप्शन पढ़ लो। कई बार मैंने कहा था कि चारों की चारों सही होती है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढनी पड़ती है। तो अभी हम अपना आंसर नहीं लिखेंगे। टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख, देखिए ये भी सही है, 4 लाख के एसेट मैंने ऊपर बता दिया कि इंक्रीज हो, अब दोनों सही होगी। अब लास्ट वाली पढ़ते हैं। टोटल एसेट इंक्रीज बाय 4 लाख, ट्रू, बाय टोटल एसेट 4 लाख के इंक्रीज होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाय 4 लाख, और 4 लाख की लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। तो ये दोनों ही इसमें कवर हो गई, किसमें, लास्ट वाली में, डी में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मोहन परचेज गुड्स फॉर ₹15 लाख, मोहन ने 15 लाख की गुड्स खरीदी एंड सोल्ड 4/5 ऑफ गुड्स अमाउंट ₹18 लाख, उसमें से 4/5 उसका हिस्सा, गुड्स का 4/5 पार्ट जो है उसने 18 लाख में बेच दिया। एंड मेट एक्सपेंसिज अमाउंट ₹2,50,000, 2.5 लाख के उसने खर्चा भी कर दिया ड्यूरिंग द ईयर 2005 में। ही काउंटेड ए नेट प्रॉफिट ₹3,50,000, उसको नेट प्रॉफिट हुआ 3.5 लाख का। विच ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट वाज फॉलोड बाय हिम, उसने कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट इसमें से फॉलो किया। ठीक है, तो सिंपल कि उसने गुड्स खरीदी थी 15 लाख की, उसका 4/5 पार्ट बेच दिया, 18 लाख में कुछ खर्चे किए और उसको प्रॉफिट भी हुआ। और इस प्रॉफिट को निकालने के लिए उसने कौन सा जो कंसेप्ट है वो फॉलो किया। ऑप्शन ए एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या कहा, ओनर अलग बिजनेस अलग, तो यहाँ तो उसकी बात ही नहीं हो रही, ओनर की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। पीरियोडिसिटी, ये कहता है कि जो बिजनेस की एक लाइफ साइकिल है, बिजनेस की जरूरी है, उसको रेगुलर इंटरवल में बांट दो, पीरियोडिकल इंटरवल में बांट दो, सो दैट हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस एक रेगुलर इंटरवल के बाद कंपेयर कर सकें। और वो रेगुलर इंटरवल कितने महीने का होता है, 12 महीने का। तो इसमें भी इसके बारे में कोई बात नहीं थी। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट देखना है तो अपने इनकम को अपने एक्सपेंसेस के साथ, जिस साल की इनकम है उस साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच करके डिफरेंस करके अपना प्रॉफिट निकाल लो। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। क्या हुआ, उसके पास गुड्स थी, उसने गुड्स बेची, खर्चा किया और प्रॉफिट निकाल लिया। और ये कंसेप्ट किसने सिखाया, मैचिंग ने, जिसने कहा कि अगर आप अपनी प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो उस साल की इनकम, जिस साल का प्रॉफिट दिखाना चाहते हो उस साल की इनकम में से उसी साल के एक्सपेंस आपने माइनस करने हैं तो आपका नेट प्रॉफिट दिखेगा। और ये किस कंसेप्ट ने कहा, मैचिंग ने। और यहाँ पर मोहन ने यही किया, गुड्स खरीदी, उसका कुछ पार्ट बेचा, कुछ खर्चा किया और प्रॉफिट अर्न किया। तो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया, मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं, जब मैंने करवाया था कि एक्सपेक्टेड गेन्स को हम कंसीडर नहीं करते लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को कंसीडर करते हैं। फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन गेन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, जब मैंने ये पढ़ाया था, कि हम स्टॉक को किस प्राइस पे लेते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर ₹25 लाख, एक बिजनेसमैन ने 25 लाख की गुड्स खरीदी एंड सोल्ड 80% द अकाउंटिंग ईयर, उसमें से 80% गुड्स उसने उसी साल बेच दी जो कि एंड हुआ 31 मार्च 2005 को। आगे कहता था मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वाज ₹4 लाख, बाकी गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है, जो बची हुई गुड्स हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 4 लाख। ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, उसने स्टॉक की वैल्यू किस पे रखी, क्लोजिंग स्टॉक की एट कॉस्ट। ही वायलेटेड द कंसेप्ट, उसने किस कंसेप्ट को वायलेट किया, मैंने क्लियर किया है इसके बारे में। लेकिन चलिए सबसे पहले 25 लाख की इसके पास गुड्स थी, स्टॉक कितने का था, हम कहते हैं 25 लाख का, बिल्कुल। अब उसमें से कितना उसने बेच दिया, जो बेच दिया वो निकाल दो क्योंकि वो बिक गया, वो बिक गया है। हम तो क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचा हुआ स्टॉक। लेस स्टॉक सोल्ड, इसकी कॉस्ट माइनस करनी है। 25 लाख का आप 80% निकाल लो तो वो होता है 20 लाख। यानी इन 25 लाख की गुड्स में से 20 लाख की गुड्स उसने बेच दी। इसका मतलब जो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बचा हुआ स्टॉक, वो कितने का है, 5 लाख का। लेकिन आप देखो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। ये इसकी क्या है, ये इसकी कॉस्ट है, लेकिन और मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट प्राइस वो है 4 लाख। अच्छा,
इससे पहले मैंने बताया था एक कंसेप्ट, वो क्या था, वो कहता था, क्या कहता था, वो कहता था भाई एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर मत करो, एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म, इसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं। इसने कहा कि उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 लाख, मार्केट प्राइस अगर उसकी 4 लाख है तो आपने किस प्राइस पे उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करना है। यानी अगर आप बैलेंस शीट में अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहते हो तो कौन सा प्राइस लोगे, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो इस कंसेप्ट ने कहा भाई दोनों में से कोई नहीं, आप सिंपल देख लो विच एवरेज लेस, दोनों में से जो कम होगा। कम क्या है, 4 लाख, तो इस प्राइस पे दिखाना है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा मार्केट वैल्यू 4 लाख थी, ही वैल्यूड द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, उसने स्टॉक की वैल्यू किस प्राइस पे रखी, कॉस्ट पे, जो कि 5 लाख है। जबकि कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, स्टॉक की कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस भी आपको उसको दिखाना है। तो कौन सा उसने, ही वायलेटेड द कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट वायलेट किया, जरा ये इसका आंसर है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में बता दूं, अकाउंटिंग कहता है कि भाई वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जिसकी कोई मनी वैल्यू है, जिनको हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सके। यानी मैंने आपको याद है बताया होगा कि इमोशन, प्यार, लव, सेक्शन, इसका कोई मोल नहीं है। हम बुक में हम कहते हैं सब ये मोह माया, हमने क्या रिकॉर्ड करनी है, मोह छोड़ देना और माया रिकॉर्ड करनी है, यानी मनी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि वो चीज़ रिकॉर्ड करो जिसकी कोई मनी वैल्यू है। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि भाई जो फिक्स एसेट आपने खरीदा, उसको खरीदने में जो आपने खर्च किया उस वक्त, उस खर्च पे ही उस एसेट को अपने पास रिकॉर्ड करो और उसी पे डेप्रिसिएशन या फिर फर्दर अकाउंटिंग करो। उसका मार्केट प्राइस अब क्या है, आप उसको इग्नोर करोगे। और पीरियडिकली कंसेप्ट में बता चुका हूँ कि बिजनेस की जो लाइफ स्पैन है या बिजनेस की जो लाइफ साइकिल है उसको पीरियडिकल इंटरवल में बांध दिया जाता है, सो दैट उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सके। तो पीरियडिकली कंसेप्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। तो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इज एन एग्जांपल ऑफ। कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब हो गया ऑनर, बिजनेस का ऑनर। अगर प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई है, बिजनेस में पैसा या रिसोर्सेज लगाए हैं, तो किस चीज़ की एग्जांपल है दोस्तों, आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया या फिर पैसे के साथ कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई फर्नीचर लगाया, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, एसेट। तो मान लो अगर एक ओनर 2 लाख रुपया बिजनेस में लगाता है तो उतनी ही उसकी कैपिटल भी बिजनेस में बन जाती है, कितनी, 2 लाख। इसका मतलब आपके एसेट कितने इंक्रीज हुए, 2 लाख। और इस तरफ से कैपिटल भी एक लायबिलिटी और लायबिलिटी भी कितनी इंक्रीज हुई, 2 लाख। अब याद रखो ये जो यहाँ पे आपको दिखा गया ये भी एक लायबिलिटी है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। बस इस लायबिलिटी को, कैपिटल को हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। याद रखना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये भी, इंटरनल लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी का मतलब हो गया लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, यानी जो ओनर का पैसा उस बिजनेस में देना है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। सो इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये भी लायबिलिटी है। सो कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रॉपर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट। बिल्कुल एसेट इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन लायबिलिटी। कैपिटल इज आल्सो काइंड ऑफ लायबिलिटी, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। ये भी इंक्रीज हो रही है तो पहला ही सही है। बाकी जरा चेक कर लो, इंक्रीज इन लायबिलिटी, बिल्कुल लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कोई शक नहीं है। एंड डिक्रीज इन एसेट, एसेट डिक्रीज हो रही है, गलत है। एसेट क्या हो रहे हैं, प्लस यानी इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन एसेट बिल्कुल सही, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज गलत, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज इन वन एसेट, एक एसेट का इंक्रीज हो जाना, एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाना, गलत है। एक एसेट इंक्रीज होगा और एक आपकी लायबिलिटी यानी कैपिटल इंक्रीज होगी। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ। जो एसेट्स होते हैं बिजनेस में हम अपने पास किस लिए रखते हैं, जो हमारे पास एसेट्स हैं वो बिजनेस में हमारे किस काम आते हैं, किस लिए रखे जाते हैं। ऑप्शन ए इज रीसेल, उनको दोबारा बेचने के लिए। ऑप्शन बी कन्वर्जन इनटू कैश, इनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी इज अर्निंग रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो भी एसेट हम बिजनेस में रखते हैं वो रीसेल के लिए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री, आपने एक मशीन लगाई, तो मशीन लगाने का पर्पस उसको दोबारा से बेचना नहीं है। या मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, अगर मैंने डेस्क रखे हैं या एसी लगा रखा है अब क्लासरूम में, तो वो जो डेस्क और एसी लगा रखा है मेरा पर्पस को दोबारा से बेचना नहीं है, ठीक है। तो रीसेल नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट इज
कन्वर्जन टू कैश, अगेन वही बात, हम इनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए क्यों खरीदेंगे? हमने एसेट खरीदा है, किसके लिए खरीदा जाता है बिजनेस कोई एसेट? कि ताकि लॉन्ग रन में ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं खरीदा जाता। अर्निंग रेवेन्यू, बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। दोस्तों बिजनेस में जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी बिजनेस में जो आप एसेट यूज कर रहे हो, ये एसेट किस लिए होता है? कि फ्यूचर में आपका रेवेन्यू जनरेट, इनसे आप पैसा कमा सको। ये एसेट यूज किए जाते हैं लॉन्ग रन के लिए, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए। ये बेचने के लिए नहीं होते या फिर कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं? कि फ्यूचर में इनसे इनका यूज करके हम पैसा कमा सकें। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए जरा नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज इन द पीरियड इन विच, भाई हमने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसका रेवेन्यू जो है हम उस पीरियड में रियलाइज करेंगे, यानी उस पीरियड में हम रिकॉर्ड करेंगे। इन विच कैश इज कलेक्टेड, जब हम कैश कलेक्ट करें। सेल इज मेड, जब हमने गुड्स बेच दी। प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर, जब हमने गुड्स बना ली, या नन ऑफ द अबव। दोस्तों बिजनेस में जब हम कोई एसेट बेचेंगे, मान लो अगर 1 जनवरी को मैंने गुड्स बेच दी, गुड्स सोल्ड, और जो मुझे पैसा मिला मान लो वो 10 जनवरी को मिला। कैश रिसीव मुझे हुआ 10th जनवरी को। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट जनरली रियलाइज इन द पीरियड इन विच, मैं किस पीरियड में ये मान के चलूंगा कि मैंने रेवेन्यू यानी अपनी इनकम अर्न कर ली है? जब मैंने गुड्स बेची या फिर जब मेरे पास कैश आया? तो सिंपल दोस्तों, जब हम गुड्स की डिलीवरी दे देते हैं, याद रखना गुड्स की डिलीवरी आपने दे दी, आपने अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म कर दी, आपने गुड्स हैंड ओवर कर दी अपने कस्टमर को, चाहे आपको कैश मिला इस दिन या नहीं मिला, आपको मिला या 10 दिन के बाद मिला, जिस दिन आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी, वेदर कैश और रिसीव्ड और नॉट, उसी दिन आप उसको अपने रेवेन्यू एज ए रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लोगे। तो नॉट कैश इज कलेक्टेड, कैश कब कलेक्टेड? तब आपको रिकॉर्ड करना है। आपने तब रिकॉर्ड करना है जब आपने सेल कर दी, यानी आपने गुड्स डिलीवर कर दी, तभी आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लोगे या फिर रिकॉर्ड कर लोगे, तब नहीं जब आपको कैश मिला। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन। जब हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बैलेंस शीट में अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता था? कि एक्सपेक्टेड गेन को कंसीडर मत करो, और उसी कंसेप्ट को फॉलो करके उसने कहा कि जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट जो आपको दी गई है और उसका जो मार्केट प्राइस आपको दिया गया है, उसकी कॉस्ट और मार्केट प्राइस अगर दोनों दिए गए हैं तो आपने बैलेंस शीट में कौन सा लेना है? विच एवर इज लेस। जैसे मान लो अगर उसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपए की और मार्केट प्राइस उसका है 1,50,000, तो अगर बैलेंस शीट में आपको कॉस्ट की वैल्यू लेनी है तो आप कौन सी लोगे? आप लोगे विच एवर इज लेस, यानी 1,50,000। तो कहाँ हमारी वैल्यू कितनी लेने वाले थे? 2 लाख, क्योंकि हमने 2 लाख में खरीदा था, लेकिन क्योंकि इसका मार्केट प्राइस 1,50,000 रह गया है और कंजर्वेटिव कंसेप्ट में क्या है? एक्सपेक्टेड गेन को कंसिडर नहीं करना, तो हम इस प्राइस को उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर इस प्राइस पे हम उसको बैलेंस शीट में लिख रहे हैं 1.5 लाख में, जबकि लिखना कितने में था? 2 लाख में, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वो 50,000 रुपये कम हो जाएगी। इट मीन्स अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट। अंडरस्टेटमेंट मतलब एसेट में इसकी वैल्यू क्या है? अंडरस्टेट मतलब कम हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू से कम, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 2 लाख, लेकिन कंसेप्ट ने कहा भाई एक्सपेक्टेड गेन कंसीडर नहीं करना, तो स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम वैल्यू पे लेना है। तो अगर हम 1.5 लाख पे लेना है तो अल्टीमेटली आपकी 50,000 की वैल्यू जो है आप बैलेंस शीट में कम लिख रहे हो, तो आपकी बैलेंस शीट क्या है? एसेट साइड आपकी 50,000 कम हो जाएगी। सो ए इज द राइट आंसर। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उल्टा क्या होगी? घटेगी। ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आएगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, अगर हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इससे क्या होगा? रिजल्ट थी इंक्रीजिंग कैश, डिक्रीजिंग कैश, इंक्रीजिंग एसेट, नो चेंज इन एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन था
एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अच्छा, क्रेडिटर्स हमारे कौन होती हैं? लाइबिलिटीज होती है। भाई मान लो मेरे क्रेडिटर्स थे 20,000 के, राइट। अगर मैं डिक्रीज कब होंगे हमारे क्रेडिटर्स? डिक्रीज तब होंगे जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा। मान लो मैंने 5,000 रुपये के क्रेडिटर्स को पे कर दिया, मेरे क्रेडिटर्स कितने रह गए? 15, डिक्रीज हो गए। लेकिन ये जो 5,000 मैंने पे किया, ये कहाँ से पे किया होगा? एसेट्स में से, मतलब एसेट्स में कैश भी है, बाकी एसेट्स भी हैं। इसका मतलब मेरा एसेट्स में से भी 5,000 कम हो जाएंगे। कैश दिया, 5,000 कैश कम हुआ, उतनी ही मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर जब डिक्रीज होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन कैश। गलत, कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन कैश से क्या होगा? हमारा कैश डिक्रीज होगा और हमारे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज होंगे। इंक्रीज इन एसेट, ये भी गलत है। नो चेंज इन एसेट, ये भी गलत है, क्योंकि एसेट क्या होंगे? 5,000 कम होंगे। जब भी आप कोई लाइबिलिटी पे करोगे, आपकी लाइबिलिटी जितनी कम होगी उतना आपका कैश भी कम हो जाएगा। तो दोनों ही डिक्रीज होंगे, लाइबिलिटी और आपके एसेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बहुत गर्मी है यार। चलिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक्सपेंस की डिटर्मिनेशन एक अकाउंटिंग पीरियड में किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि हम जो एक्सपेंस हैं उनकी पहचान करना एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, वो किस अजम्पशन पर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिविटी, लिक्विडिटी, मैचिंग और पीरियडिसिटी। देखो दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। कि एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस, मैंने क्या कहा था मैचिंग प्रिंसिपल में? क्या कहा मैचिंग प्रिंसिपल ने? कहा कि जिस साल के एक्सपेंस उसी साल की इनकम। तो जिस साल के एक्सपेंस एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस लेने हैं, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो फिक्स प्रिंसिपल ने कहा, मैचिंग प्रिंसिपल ने, जिस साल के एक्सपेंस उसी साल की इनकम लेके उनको मैच करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आंसर इज मैचिंग प्रिंसिपल पीरियड। इसलिए प्रिंसिपल ने तो कहा कि बिजनेस को एक रेगुलर इंटरवल में बांट दो, 12 महीने का जो रेगुलर इंटरवल होगा, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सको। वो प्रिंसिपल था पीरियडिसिटी। तो मैचिंग इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो किस बेसिस के लिए? इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर, किसके लिए है? बेसिस किसके लिए? ए, स्टेटिंग फिक्स्ड एसेट एट द रियलाइजेबल वैल्यू, फिक्स्ड एसेट को उनकी रियलाइजेबल वैल्यू पे बताना, या डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू दिखाना, या डिस्क्लोजिंग सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम, सेल्स और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अपनी इनकम में दिखाना, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? बिजनेस चला जो है इंडेफिनिट के लिए चलता है, और उसी के हिसाब से, उसी अजम्पशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से हम जो अपने एक्सपेंडिचर हैं उनको दो हिस्सों में बांटते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जिनका जो हमें फ़ायदा है, जिनका फ़ायदा हमें एक साल के अंदर ही मिल जाता है, जिनका हम यूज़ एक साल के अंदर ही कर लेते हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे जो एक साल में हम कंज्यूम कर लेते हैं, अगले साल हमें फिर से अगर वो सर्विस लेनी तो फिर से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सैलरी है, इस साल सर्विस ली तो इस साल की सैलरी दे दी, अगले साल फिर से सर्विस लेनी तो फिर से सैलरी देनी पड़ेगी। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको रेगुलर हैं, जो हर साल होने हैं, जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिलता है, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलता है। खर्चा आपने आज किया लेकिन बेनिफिट लंबे समय के लिए उठाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, आपने कोई मशीनरी खरीद ली, अब इस साल आपने खरीदी, अगले आने वाले सालों में आप उसका क्या करोगे? बेनिफिट उठाओगे, प्रोडक्ट उससे मैन्युफैक्चर करोगे। तो फिक्स एसेट जो है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो इसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांटा गया। तो गोइंग कंसेप्ट ही कहता है कि जो एसेट्स हैं उनको उनकी रियलाइजेबल वैल्यू पे हमें शो करना है, यानी एसेट में से उसकी डेप्रिसिएशन निकाल के जो वैल्यू बचती है दैट इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांटा गया था, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो साल जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ उसी साल मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो लंबे समय के लिए जिनका बेनिफिट मिलता है, और फिक्स्ड एसेट इसी में आते हैं। सो इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिकल इंटरवल एज पर। कहता है बिजनेस की जो एक लाइफ है 10 साल, 20 साल, 30, 50 साल, उसको एक रेगुलर इंटरवल में बांटा जाता है
एज पर किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, पीरियोडिसिटी, मैचिंग, गोइंग कंसर्न या इक्वलिटी। वो कंसर्न है पीरियोडिसिटी कि आप अपने बिजनेस की जो लाइफ है उसको रेगुलर इंटरवल में बांट दो, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स एंड सो ऑन, सो दैट, और जितना भी ये रेगुलर इंटरवल है कितने महीने का होगा, 12 महीने का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर लगा लो कैलेंडर ईयर, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च लगा लो, सो दैट हम हर साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ जज कर पाए। तो ये किसने कहा, पीरियोडिसिटी में मैचिंग बता चुका हूँ, इनकम एक्सपेंस को मैच करके अपना प्रॉफिट निकाल लो। गोइंग कंसर्न बिजनेस लंबे समय के लिए चलता है, फॉर इंडेफिनिट पीरियड, और रूल कहता है कि जिस साल की अगर आपने कोई गुड्स बेची हो तो डजंट मैटर आपको पैसा कम मिला, आप इसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे जब आपने गुड्स बेची, तो एक्सपेंस ने ये बताया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एंड आई होप ये लास्ट होगा। इफ एन इंडिविजुअल एसेट इज इंक्रीज, अगर एक इंडिविजुअल एसेट इंक्रीज होता है, देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर एक एसेट इंक्रीज होता है, मतलब कोई भी एसेट अगर मान लो इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ, देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग, उसके साथ क्या इफेक्ट आएगा, ए इंक्रीज ऑफ अनदर एसेट, दूसरा एसेट भी इंक्रीज होगा। ये गलत है। अगर एक एसेट इंक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज नहीं हो सकता, दूसरा डिक्रीज ही होगा। अगर हम एसेट की बात करें, मान लो आपने गुड्स खरीदी तो कैश आपका कम हो जाएगा, आपके पास स्टॉक आ जाएगा। आपने कोई मशीनरी खरीदी, कैश कम हो जाएगा, आपके पास मशीनरी आ जाएगी। आपने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर कम हो जाएगा, कैश आपके पास आ जाएगा। यानी एक एसेट प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो पहली वाली तो गलत है। डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट, दूसरा एसेट डिक्रीज हो सकता है। कैसे, मैंने कहा कि अगर कैश और फर्नीचर दो आपके पास एसेट हैं, या आपके पास एसेट हैं, अगर आपने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर आपका कम हो जाएगा, लेकिन उतना ही आपके पास कैश बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ेगा और एक घटेगा। कैश के केस में बात करो तो ठीक है, डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट, दूसरा एसेट डिक्रीज होगा। अगर एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज होगा। और इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ये भी सही है। अगर आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो या तो दूसरा एसेट डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैश की बात करूं, अगर मैंने कैश में कोई चीज़ खरीदी, इसका मतलब मान लो स्टॉक की बात करता हूँ, मेरी स्टॉक मेरे पास आया और कैश चला गया, ठीक है, एक एसेट इंक्रीज एक डिक्रीज। या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने स्टॉक खरीदा लेकिन उधार पे, तो मेरा एक एसेट जो है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन मेरी साथ ही साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट ठीक है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं पहले, डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटी और डिक्रीज ऑफ कैपिटल लायबिलिटी, डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, ये तो कोई सेंस नहीं है। इंक्रीज ऑफ ड्राइंग्स एंड लायबिलिटी, ड्राइंग्स इंक्रीज, ड्राइंग लायबिलिटी, ये भी गलत है। तो सिंपल, जब आप अकाउंटिंग करते हो, आपका एक एसेट इंक्रीज होता है तो एक डिक्रीज हो सकता है, या फिर एक एसेट इंक्रीज हुआ, मान लो आपने कोई चीज खरीदी, आपका वो एसेट इंक्रीज हुआ, लेकिन उधार में खरीदी तो आपकी क्या इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट, या तो एसेट डिक्रीज हो सकता है अगर कैश में खरीदो, या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। याद रखना, एक एसेट आपने खरीदा, अगर आपका एक एसेट इंक्रीज हुआ तो दूसरा या तो डिक्रीज होगा, ये पक्का इंक्रीज नहीं हो सकता, या तो डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि आपने कैश दिया तो कैश डिक्रीज हो गया, लेकिन मान लो उधार है तो ये एसेट डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन उस केस में क्या होगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करते कि डिक्रीज ऑफ अनदर एसेट, या तो अनदर एसेट डिक्रीज होगा। अगर नहीं तो इसका मतलब आपने उधार लिया तो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो दी इज द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, सो दैट आपके पास भी एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, तो शायद इसमें आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो अगला वीडियो जो है वो बहुत जल्द आएगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया, हफ्ते में 3 या 4 मैं एमसीक्यूज के सेक्शन लेके आऊँगा। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले बेसिक्स क्लियर कर लो अच्छे से। बिना बेसिक्स के ये पढ़ना बेसिक्स ही है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए समझ आएगा, उसके बाद सब भूल जाओगे। बेसिक्स क्लियर होंगे तो लंबे समय तक याद भी रहेगा, और बेसिक्स क्लियर हैं जिनके, तो अल्टीमेटली जब मैं करवा रहा हूँ तो खुद से आंसर भी कर सकते हैं कि क्या कौन सा सही है, सो दैट जब मैं आंसर दूँ तो आप उसके साथ क्रॉस चेक करके देख लो कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, टाइम अभी बहुत है, अभी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बाकी मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा, आपका काम फिर मैंने आपको बता दिया कितनी फीस है, जस्ट शेयर कर दो बस। दैट्स इट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।